जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अभी मैंने पिछले वीडियोस में सिंधु सभ्यता पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैदिक काल। देखिए वैदिक काल जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के जो पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उद्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी की स्रोत हमें किसके मिलती है? वेदों के आधार पर मिलती है ना। जो भी सभ्यता की जानकारी किससे मिली है? वेदों से मिली है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा बेसिक हो गया। अब इसके बारे में बताते हैं क्या हुआ। देखिए वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो दो क्वेश्चन निकल के आएगा। तो अगर सम पूछते तो आप बता सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया। ठीक है, आप देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। आर्यस जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे ऑप्शन में आ जाए कि कहां बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान अगर ऑप्शन दिखे तो ये बता सकते हैं। एक नाम याद रखिएगा, मैक्स मूलर। इसमें एक मैक्स मूलर नाम जो इसको याद रखिएगा। तो जिन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। तो आपको जब भी आप ये पढ़ रहे हैं वैदिक काल वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो इसमें मैक्स मूलर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई है उसे ही वैदिक सभ्यता कही गई है। इसमें आर्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, मतलब मान लीजिए वैदिक सभ्यता ही आर्यों की सभ्यता है। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में, यूपीएससी पूछा गया है कि जो वैदिक सभ्यता थी आर्यों द्वारा विकसित की गई थी, कौन सभ्यता? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल के थोड़ा सा देवताओं के बारे में जान जाते, यह भी क्वेश्चन पूछता है। देवता जैसे मालिक इंद्र, ये युद्ध का नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। जो वरुण थे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एक शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन का रात का कर्ता। ये किसके थे? वरुण के थे, इंद्र और अग्नि। इस तरह से आगे देख लेते हैं। जो धौ नाम के देवता थे वो आकाश के देवता कहलाते थे। सबसे प्राचीन सोम देवता जो थे वनस्पति देवता कहलाते थे। ऊषा जो है प्रकृति उत्थान के देवता। अश्विनी जो थे उत्पत्ति और विपत्तियों को हरने वाले देवता। और कुशन जो है पशुओं के देवता। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक और पालन करता थे। और मरुत जो थे आंधी तूफान के देवता। इसको आप एक दो बार रिवीजन करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स में ले लीजिए, इसको आना ही आना। ठीक है, तो ये आप रिवीजन कर लीजिए। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको ये बहुत यूनिक लगेगा कि कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बटी थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई जैसे कैसे कैसे काम चल रहा है उसको 5 भागों में बांटा गया था। क्या क्या था उसमें? देखिए कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र था। क्या क्या था? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, फिर इसमें देखिए आगे कि वैदिक काल में राजतंत्र प्रणाली थी। अब अगर कौन सी प्रणाली पूछा जाए तो उसमें कौन सी? राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ग्राम के जो मुखिया होते थे ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। जो जनता के ऊपर शासक कहते थे उसको राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित जो शासन के कार्य में क्या धार्मिक कार्यों को करते हमेशा पुरोहित ही रहते थे। और सेनानी तो आप जानते हैं सेना का काम करने वाले। तो ये दो लोग प्रमुख थे। ठीक है, शासन का जो प्रमुख था राजा ही होता था। उस समय राजा नाम चलता था। राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन जनता उसे हटा भी सकती थी। उस समय बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, जनता ही एक जनार्दन थी उस समय। वह क्षेत्र का नहीं विशेष जन का प्रधान, मतलब पूरे क्षेत्र का विशेष का नहीं बल्कि कुछ जन विशेष का प्रधान होता था, सबका नहीं होता था। फिर वो जन प्रधान ही अपने अपने जगह से वो छोटे छोटे कबीलों के फिर वो राजा को चुनते थे। ये पूरी शासन एक तरह से हिटलर से वाली शासन नहीं थी उस समय। ठीक है, फिर राजा का जो युद्ध का नेतृत्व था, मतलब जब अगर कोई युद्ध बाहरी आक्रमण होता था तो राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। सेनापति नहीं होता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। वो कर नहीं वसूल सकता था। जनता अपनी इच्छा से देती थी। जो प्रधान होते थे वो अपने क्षेत्र से लेके आते थे। तो राजा जो खर्च देती थी जनता उसी से वो लोग खर्च चलाते थे। ये तरह किसी क्वेश्चन जो लाइन में अगर आप रिवीजन करेंगे ना 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी और 12 रत्नी करते थे। 12 रत्नी में डिटेल बताता हूँ बाद में। और चारागाह के प्रधान को, जो चारागाह है उसमें चारागाह किसी के पास हो, जो बहुत क्या है उसमें बैल बकरी ही ज्यादा रहती थी, तो उन्हीं चीजों को लोग चारागाह जो था वो प्रधान को बचपति और जो लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था।
तो ये शब्द जो है आपको एक कहानी के तरीके से याद करनी होगी। जब एक वीडियोस पूरा आप देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा कि पिक्चर की तरह, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा वीडियो बनाया गया। 12 रत्न इस प्रकार थे। पुरोहित, जो राजा का प्रमुख परामर्शदार था। पुरोहित क्या था? राजा का प्रमुख परामर्शदार था। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामीण, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। 12 रत्न बता रहा हूँ, ये समय शब्द आएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब आएगा तो। ग्रामीण का, जो ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। महिषी क्या था? राजा की पत्नी। सूत, राजा का सारथी। छत्री, प्रतिहार, जो रक्षा करने के लिए एक दूसरे से। संग्रहित को, जो संग्रह करने वाले को कोषाध्यक्ष। भगुदत्त, जो कर को एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप, लेखाधिकारी, जो लेख जो करता था। गोविकेत्र, वन का अधिकारी, उसमें जंगल से भी जो फल फूल जो भी चीजें होती उस सब चीजों का अधिकार किसके पास था? ये गोविकेत्र के पास। पालागल, एक राजा का मित्र होता था जो उससे किसी न किसी के मतलब खूबी तरीके से बातों को, जनता की बातों को बताता था। ठीक है, आगे क्या है? पुरु, दुर्गपति, स्पर्श, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, ये तीनों नाम याद रख लीजिए। पुरु, दुर्गपति और स्पर्श, ये जनता के बीच में रहते थे और वहां गुप्तचर ही समझ लीजिए। तो 3 गुप्तचर इस तरह के नाम थे, तो आप याद रखिएगा। पूछ लीजिए कि इनमें से कौन गुप्तचर थे, तो पुरु, दुर्गपति और स्पर्श। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और ये क्वेश्चन भी आया है, बता देता। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति। उग्र, जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसे उग्र कहते थे। सभा और समिति, राजा को 2 समितियां थी वहां पे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, उस समय भी जिस तरह से अभी भी शासनकाल चलता है, उस समय भी शासनकाल चलता था। सभा श्रेष्ठ और संवर्गात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो आपको इसको याद रखिएगा। जो सभा था, श्रेष्ठ और संवर्गात लोग, जैसे उच्च है किसी समाज के ठेकेदार हो गए या जो बड़े बड़े पैसे वाले हो गए, उनका जो है संस्था का सभा का श्रेष्ठ कहलाता था, सभा कहते थे उसको। और जो समिति थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदत का 122 बार जिक्र किया गया। तो विदत का पहला जिक्र कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। और कितनी बार हुआ? 122 बार हुआ। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। ठीक है, अभी स्त्री के बारे में कुछ आगे तो बताऊंगा, अभी इतना ही जान लीजिए। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों के सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदत के में ही होता था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। शब्द जो है आ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर बन जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो कठिन वर्ड होते हैं विदत, ये जो नए नए वर्ड जो हमारे काम के नहीं, लेकिन हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, अर्थवेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आया है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था, और समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, इसको जरूर याद करें, देख भी लेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। जैसे होत्री, ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो था उसे अपन होत्री कहते थे। उद्गात्री, जो संवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाला होता था, गान मतलब पाठ कर रहे जो भी चीजें, उसको उद्गात्री कहते थे। अधर्वायु, यजुर्वेद का पाठ करने वाला, अधर्वायु क्या कहता है? यजुर्वेद का पाठ करने वाला। रिविंद जो है संपूर्ण यज्ञों की देख रेख करने वाला। देखिए, ये वाला क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन आए। मैं जो भी क्वेश्चन इसको बनाया हूं तो कहीं ना कहीं उठा के इसको डिटेल कंप्लीट कर दिया हूं कि क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आपको ऋग्वेद का पाठ करने वाला याद करना पड़ेगा होत्री, सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाला उद्गात्री, यजुर्वेद का पाठ करने वाला अधर्वायु, और रिविंद जो है संपूर्ण यज्ञों की देख रेख करने वाले। 4 नाम आपके पास आए हैं, ऋग्वेद, उद्गात्री, अधर्वायु और रिविंद। ये चारों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसका अर्थ होता था गायों की खोज। युद्ध के गविष्ठ शब्द का जो प्रयोग किया जाता था और जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब आगे देख लेते हैं। दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब ये भी क्वेश्चन आया है जिसमें मैं लाइन से जोड़ दिया। दशराज का युद्ध था, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जीते थे। ये क्वेश्चन आया है, इसको मैं डिटेल से बना दिया हूँ। एक दशराज का युद्ध हुआ था जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसका जिक्र है, और ये रावी नदी के तट पर है। सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जीते थे। ठीक है, ऋग्वेद का जो समाज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ये लोग तो आपको पता ही है। वह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है, जो परम पुरुष थे, जो भगवान थे परम, उनके परम पुरुष के मुख से
कौन है? ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय जो है उनके भुजाओं से हुए। वैश्य जो है जांघों से हुए। शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। ये चीज आपको याद रख लीजिए। इसी सभी लोग कुछ छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोग बच्चों को याद भी है। भिखारी और कृषिदासों का अस्तित्व नहीं थे। मतलब कृषिदास जो शब्द यूज होता है कि कृषि जो अभी हमारा चलता है, भिखारी, ये सब चीजें वहां पे गुलाम प्रथा एक तरीके से वहां पे नहीं थी। संपत्ति की जो इकाई थी वो गायों के द्वारा सिद्ध होती थी। गायों का लेना देना विनिमय के माध्यम से होती थी। सारथी और बढ़ई, ये समुदाय को विशेष सम्मान मिलता था। दोनों आप जानते हैं सारथी और बढ़ई क्या होते हैं, ये दोनों को विशेष सम्मान मिला हुआ था। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था। इनका समाज क्या था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती थी और जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहते थे। ये क्वेश्चन आया तो मैंने इसको भी ऐड किया। आर्य समाज कौन सा है? पितृ प्रधान, इसको याद रखिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे कुलूप कहते थे। ठीक है। महिला इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी। महिलाओं की उस समय वैल्यू थी, काफी अच्छी वैल्यू थी। इसके बाद थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा। महिला इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, निर्वय गंधर्व अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। देखिए महिलाओं का उपनयन संस्कार, ये भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी याद रख लीजिए। विधवा विवाह का भी रख लीजिए। इसको कई बार पूछता है क्या उस समय वैदिक काल में क्या महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था, नहीं होता था? इसका ऑप्शन रहेगा, इसमें रहता है महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था। उनको अच्छी स्थिति अच्छी थी। विधवा अपने छोटे पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है। अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। ठीक है। महिलाएं क्या उस समय पढ़ाई कर सकती थी? ऋग्वेद में जैसे सॉरी, महिलाएं पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदुषा महिलाओं का वर्णन है। विदुषी होती है जो विद्वान होती है, उन महिलाओं को उसमें ऋग्वेद में इनका है। उनका जैसे नाम याद रख लीजिएगा, घोषा, अपाला, विश्वास, ये 3 महिलाओं को उसमें जिक्र है। तो समझ में आता है कि इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जितने भी टॉपिक मैंने बताया है कि भाग ले सकती है, अपने छोटे भाई शादी कर सकती, पर्दा प्रथा नहीं थी। तो ये चीज अगर टॉपिक बाई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। उस समय ये भी था कि आप शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, और ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय जो है सोमरस था। ये क्वेश्चन आया जो वनस्पति से बनाया जाता था। ये क्वेश्चन आया तो उसको भी याद रख लीजिए। आर्यों का जो मुख्य पेय है सोमरस था। आर्य 3 कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। वास, अधिवास, ओष्मणी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निबी कहा जाता था। वास, अधिवास, रोशनी, और जो अंदर पहनने वाले कपड़े उनको निबी कहा जाता था। क्वेश्चन आया है। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आरोग्य के मनोरंजन के साधन थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा करता है कि ये साधन थे कि नहीं थे, तो आप इनको बता सकते हो। आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय खेती पशुपालन था। ये आप क्वेश्चन भी आया है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती और पशुपालन था। गाय को न मारे जाने वाले पशु में प्राणियों में रखा जाता था। गाय के लिए बहुत सारे अनुबंध थे वहां पे। आप गाय के साथ न मारना, बहुत सारे कुछ भी प्रताड़ना करते हैं तो आपके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान था उसमें। ऋग्वैदिक काल के अपन कुछ प्राचीन नाम, उनके आधुनिक नाम, जो नदियां हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमको। कुंभ जो है कुर्रम, कुभा जो है काबुल, ये याद कर लीजिएगा। विस्तता, झेलम, अस्कनी को चिनाब, जो नदियां हैं अब प्राचीन नाम है, प्रचलित नाम। और अब के नाम जो है परशनी, जो रावी नदी कहते थे। सतुद्री, सतलज नदी। विपाशा, व्यास, सदनीरा, गंडक नदी कहते थे। दृश्यरती, घग्गर को, गोमल को गोमती, सुवस्तु को स्वत, ये नदियों के नाम है। ये क्वेश्चन आते ही है, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। ये क्वेश्चन पूछता है कि कुर्रम नदी को उस समय क्या कहते थे? तो कुब्र कहते थे। काबुल को क्या नाम था? कुबा था। ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। शॉर्टिंग बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए और कोशिश करिए कि आपको इसका याद हो जाए। आर्यों का जो है प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अब थोड़ा इसको ध्यान से रखिए क्योंकि ये भी धातु वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। इसके बाद थोड़ा सा और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूंगा जब ये इसका लाइन से आएगा। तो व्यापार को दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। व्यापार के लिए एक स्थान दूर से जाने व्यक्ति को पड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूरे आए हुए उन्होंने मैंने को ऐड किया है। लेन देन की वस्तु में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। मतलब ये पहले पैसा चल नहीं है तो भाई एक वस्तु दीजिए, दूसरी वस्तु दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है गायों का ही यूज किया जाता था। ऋण देकर ब्याज देने वाले सूदखोर कहा जाता था। उस समय भी सूदखोर थे जो ऋण देकर ब्याज लेते थे। तो ये क्वेश्चन था, आया है। सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ये क्वेश्चन भी है। सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे।
प्रिय देवता कौन कहलाते थे उस समय? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। ये क्वेश्चन आया है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। अब उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण का जो था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया है, फिर मैं को रिपीट कर देता हूँ। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा। क्या कहा जाता था? सीरा। और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये दोनों सीरा और सीता याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में निशक और शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा की इकाई का शब्द दो नाम आया है, निशक और शतमान। मैं हमको याद जब पढ़ना है तो हमको शब्दों को याद रखना। हमको सबसे बड़ी समस्या जाती है शब्दों को याद ना रख पाना, जिस कारण से हमसे क्वेश्चन जो है एग्जाम, ये जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन याद नहीं हो पाते हैं। निशक और शतमान ये मुद्रा है। तुमको अगर डिटेल ना पढ़े लेकिन पहले पढ़ ले कि मुद्रा कौन सी थी, निशक, शतमान, हल को क्या कहते हैं, सीरा। अगर याद हो जाए तो जब एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो ऑटोमेटिक बन जाता था। ये तो मैं कहीं पढ़ा है। और कोशिश करिए कि किसी को भी चीजों को, पहले टाइम ऐसा होता था कि हमको बुक से पढ़ने लगे, अब जब से यूट्यूब वीडियोस आने लगे तो एक पिक्चर की तरह मेमोरी बनती है। तो अपनी कोशिश करिए कि अपने दिमाग में कहीं फोल्डर बनाइए और मेमोरी सेट करिए कि मैंने इस जगह से ये चीज पढ़ी है, तो एक फोल्डर बन जाता। तो अब एग्जाम जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा कि हाँ मैंने ये गया 365 से मैंने ये यहाँ पे वैदिक पढ़ा था और इस लाइन पे यहाँ पे था। तो ऐसे अगर आप इमेज बना के अपने दिमाग में पढ़ेंगे तो पिक्चर्स की तरफ सालों साल आपको याद रहेगा। ठीक है। सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। इनमें पहला तत्व जो है प्रकृति का है। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक निषद से लिया गया है। ये तो बहुत सारे लोग से बनता है। ये क्वेश्चन आया था, याद कर लीजिए। गायत्री मंत्र जो है सविता नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है सविता नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य कितने? दो है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है, याद रखिएगा। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम जबालो निषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया है, इसके लिए मैंने ऐड किया है। जो पूरे क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया कि एग्जाम में आए हैं तो आप कहीं छूट ना पाए। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कहाँ पे हुआ है? जो गोत्र नामक स्थान का जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेदिक में जो धातु में सबसे पहले तांबा एवं कांसे का जिक्र किया गया है। ये वे सोना और चांदी से परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है। याद रखिएगा, ऋग्वेदिक में धातु में सबसे पहले तांबे और कांसे का जिक्र किया गया है। ये सोना और चांदी से भी परिचित है, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र कहीं भी नहीं है। देखिए उस समय कुछ राजाओं का नाम है। उत्तर वैदिक कुछ शब्द हैं उस दिशा है, तो जो पूर्व दिशा थी उसमें जो उत्तर वैदिक शब्द प्राची, और जो राजा का नाम होता सम्राट होता था, उस समय शब्द यूज किया जाता सम्राट के लिए प्राची। पश्चिम में सौराष्ट्र जो राजा होता था, राजा का नाम उसको प्रतीची है, उसका यूज किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में उदीची, विराट, मध्य में राजा। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप सभी को एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो और वैदिक काल हो, ये सभी आपको पढ़ाया जा रहा है। इसे लाइन बाय लाइन इतिहास, जो प्राचीन इतिहास में पूरी कोशिश करूँ कवर करने के लिए। फिर मध्यकालीन इतिहास पे पूरा जो अभी का भारतीय इतिहास है पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और इसी थीम से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप जब भी जहां से भी पढ़े तो एक कोशिश करें कि एक माइंड में फोल्डर बना लें कि मैंने ये वाले क्वेश्चन इस फोल्डर से पढ़े, जहां भी आपको सही लगे। और कोशिश करें कि जिस तरह से आप थीम हो गई है, पहले का अलग तरीका था, अब हमें नए तरीके से पढ़ना है। हमको विजुअल होना है, एक वीडियो के तरीके से दिमाग में फॉन्ट रखना है। तो 10 साल 15 साल जैसे पहले हमको जो पिक्चर्स याद रहती थी, अगर वीडियो फॉर्म में हम पढ़ेंगे माइंड में एक फोल्डर बना के, तो ऑटोमेटिक हमको याद रहे कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से पढ़ी और ये यहाँ से पढ़ा, तो एक ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट फिर मैं इतिहास के लिए फिर आपसे अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और फिर आपके लिए फटाफट उसको टॉपिक को मैं कवर भी करा दूंगा। अगर हमारा कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके लिए यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।